हेलो स्टूडेंट, तो हम जो बीएससी का जूलॉजी का चैप्टर हमारा चल रहा था यूनिट 1 का सेमेस्टर 5th का, तो उसमें हम क्या पढ़ लिए थे, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। और डाइजेशन का अगला हमके पढ़ना था। यहाँ तक हम पढ़ लिए थे कि लिंक बिटवीन डाइजेशन एंड सर्कुलेशन पढ़ लिए थे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, डाइजेशन ऑफ डाइएटरी कंस्टिट्यूएंट्स। मतलब क्या है कि डाइजेशन ऐसे चीज़ों का जो हमारा, एक सेकेंड रुक जाइए, ऐसी चीज़ों का डाइजेशन जो हमारा पच गया है, ठीक है। तो हमारा क्या है कि डाइटरी कंस्टिट्यूएंट्स, जो बचा हुआ खाना है उसका डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, डाइजेशन इज द मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर्स, ठीक है। तो क्या हम जो पढ़ाए थे ना थोड़ी देर पहले, कि जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें क्या पढ़ाया था कि केमिकली और मैकेनिकली जब कोई भी खाना ब्रेकडाउन होता है तो फिर वो सिंपल फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो उसे हम डाइजेशन कहते हैं, यही था हमारा। फिर आता है हमारा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब अलग अलग की डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब कैसे कैसे अलग अलग डाइजेस्ट होते हैं वो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें हमारा सबसे पहले आता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो हमारा है वो हमारा जो मुंह में ही उसका ख़त्म हो जाता है, वहीं पे वो पच जाता है, ठीक है। आप खाओ, आपके पेट में जाए ना जाए उससे मतलब नहीं है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ बन गया, माउथ में ही, जब हम चबा रहे हैं उसी टाइम में, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हमारा सबसे पहले आता है माउथ। माउथ क्या करता है, सलाइवरी एमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च। जब सलाइवरी एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है किस चीज़ में, माल्टोज एंड डेक्सट्राइस में, ठीक है, इसी में कन्वर्ट कर देता है। फिर हमारा आता है स्टमक। स्टमक क्या करता है, नो सिग्निफिकेंट कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। स्टमक का कोई सिग्निफिकेंस रोल नहीं होता है डाइजेशन में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो होता है वो हमारे स्टमक में नहीं होता है, सिग्निफिकेंस ही नहीं है कुछ, सब क्या होता है माउथ में ही उसका हो जाता है। फिर हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, पेनक्रिएटिक एमाइलेज को डाइसैकेराइड बना देता है, और इंटेस्टाइनल एंजाइम्स को माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज जो होता है इंटेस्टाइनल एंजाइम्स, उसको क्या बनाता है, मोनोसैकेराइड को, जो हमारा इंटेस्टाइनल एंजाइम है वो क्या बन जाता है, मोनोसैकेराइड्स। और माल्टोज को बना देता है ग्लूकोज, और सुक्रोज को बना देता है फ्रक्टोज, और लैक्टोज को ग्लैक्टोज, यही बना देता है इसमें, ठीक है। फिर हमारा आता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का डाइजेशन हमको देखना है, ठीक है। तो प्रोटीन का डाइजेशन, मुंह में क्या हो गया हमारा, कार्बोहाइड्रेट। फिर प्रोटीन क्या करता है, स्टमक में क्या करता है, ठीक है, जो स्टमक हमारा है वो पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या करता है, एक्टिवेटेड बाई HCl। HCl से एक्टिवेट होता है पेप्टाइड, और वो कन्वर्ट करता है प्रोटीन को प्रोटीओसिस और पेक्टोन्स में, ठीक है। फिर आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो पेनक्रिएटिक एंजाइम्स को ट्रिप्सिन, साइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइड्स जो है वो सब बन जाता है पेप्टाइड्स में, ठीक है। फिर आता है हमारा इंटेस्टाइनल पेप्टाइड्स जो है वो एमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ हुआ, हमारा स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। फिर हमारा आ गया कि डाइजेशन ऑफ फैट कहाँ होता है। तो डाइजेशन ऑफ फैट क्या होता है, माउथ एंड स्टमक। माउथ एंड स्टमक में फैट का होता है। तो वो क्या होता है, माइनर एक्शन बाई लिंगुअल एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। ये जो माउथ और स्टमक का जो काम है वो क्या करता है, माइनर एक्शन लेता है, छोटा सा एक्शन लेता है बाई लिंगुअल एंड गैस्ट्रिक लाइपेज में, ठीक है। फिर आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन ऑफ फैट स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है। तो वो क्या करता है, बाइल साल्ट इमल्सीफाई फैट्स। बाइल साल्ट जो होता है वो फैट को इमल्सीफाई करता है। फिर पेनक्रिएटिक लाइपेज जो होता है वो कन्वर्ट ट्राइग्लिसराइड को क्या बदलता है, फैटी एसिड एंड मोनोग्लाइसराइड्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फिर आता है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स। जो हमारा डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स होता है उसको एब्जॉर्ब कैसे किया जाता है, ठीक है। तो वो पढ़ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन मेनली अकर्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ मेनली कहाँ होता है,
स्मॉल इंटेस्टाइन में, जेजुलम और इलियम में। जेजुलम और इलियम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो एब्जॉर्प्शन का मेन काम करता है, ठीक है। फिर हमारा कार्बोहाइड्रेट्स आया। कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब्स एज मोनोसैकेराइड। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एब्जॉर्ब मोनोसैकेराइड के तरह एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज जो होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। फिर फ्रक्टोज और वैसिलिटेट्स जो डिफ्यूजन करता है। और प्रोटीन का कैसे होता है, एब्जॉर्ब एज एमाइनो एसिड एंड स्मॉल पेप्टाइड्स। ये एमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब कैसे करता है, स्मॉल पेप्टाइड्स में। फिर ट्रांसपोर्ट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू ब्लड कैपिलरीज। ये ट्रांसपोर्ट करता है, ये जो प्रोटीन है वो हमारा ट्रांसपोर्टेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। फिर आता है हमारा फैट्स। फैट्स क्या करता है, ये कटा हुआ है, ठीक है, ये हमारा फैट्स। फैटी एसिड एंड मोनोग्लाइसेराइड्स फ्रॉम माइसेलस। ये जो फैटी एसिड होता है और मोनोग्लाइसेराइड्स होता है वो माइसेलस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एब्जॉर्ब्ड इनटू इंटेस्टाइनल सेल्स, रिफॉर्म्ड इनटू ट्राइंगलसेराइड्स। ये एब्जॉर्ब इनटू इंटेस्टाइनल सेल, इंटेस्टाइन का जो सेल होता है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, रिफॉर्म्ड इनटू ट्राइंगलसाइड्स, ठीक है। फिर आता है हमारा इंटरलिम्फ एज साइक्लोमाइक्रोन्स। ये जो लिम्फ जो होता है वो साइक्लोमाइक्रोन्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ विटामिन्स। विटामिन का जो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन कैसे कैसे होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो आता है हमारा सबसे पहले उसमें फैट। तो सॉल्यूबल विटामिन, फैट में क्या होता है, सॉल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये जो 4 विटामिन होते हैं वो फैट में सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। फिर आता है डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड अलॉन्ग विथ फैट्स। ये जो डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड जो फैट्स होते हैं वो कहाँ, उसी में रह जाते हैं। फिर रिक्वायर्ड बाइल साल्ट्स, ये जो बाइल साल्ट रिक्वायर करता है, स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोज टिश्यूज। ये जो स्टोर क्या करता है, ये जो हमारा विटामिन्स निकला वो स्टोर क्या करता है, लीवर में स्टोर होता है और एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाता है। फिर हमारा ट्रांसपोर्टेड भाया लिम्फ, ये लिम्फ के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है। फिर हमारा वाटर सॉल्यूबल विटामिन, ये जो हमारा वाटर सॉल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। ये दो जो विटामिन होते हैं वो हमारे वाटर सॉल्यूबल होते हैं, मतलब पानी में घुल जाने वाले, ठीक है। फिर होता है एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली इनटू ब्लड, ये डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। नो स्टोरेज एक्सेप्ट B12। ये जो स्टोरेज जो होता है वो सबका होता है पर किसका नहीं होता है, B12 का नहीं होता है। फिर हमारा विटामिन B12 रिक्वायर्स इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर एब्जॉर्प्शन इन इलियम। ये जो विटामिन B12 होता है वो इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर करता है, यानी कि उसको इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए एब्जॉर्प्शन इन इलियम में एब्जॉर्प्शन करने के लिए, ठीक है। फिर आता है हमारा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ मिनरल्स। इसको छोटा सा फॉर्म में हम कैसे समझ लेते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो पहले हमारा आता है मिनरल एब्जॉर्प्शन साइट एंड की फैक्टर। कौन कौन सा की फैक्टर होता है, ये हो गया एब्जॉर्प्शन वाला साइट और ये है मिनरल्स। तो सबसे पहले आता है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वो ड्यूडेनम में एब्जॉर्ब्ड होता है। क्या उसका फैक्टर क्या होता है, विटामिन डी इनहेंस एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर हमारा आता है आयरन, कैल्शियम हो गया फिर आयरन आया, तो ये भी ड्यूडेनम में ही जाता है और एब्जॉर्ब्ड एज फेरस फॉर्म, फेरस फॉर्म में ये एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर आता है हमारा सोडियम। तो सोडियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, ठीक है। फिर आता है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और पैसिव डिफ्यूजन में कन्वर्ट होता है। फिर आता है हमारा आयोडीन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, एब्जॉर्ब होता है और एक्टिव एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। फिर हमारा आया एसिमिलेशन ऑफ मिनरल्स। तो
यूज्ड फॉर क्या होता है, ये किस चीज़ के लिए यूज होता है, तो बोन फॉर्मेशन के लिए, कैल्शियम और पोटेशियम में, ठीक है। फिर हेमोग्लोबिन सिंथेसिस क्या करता है, फेरस यानी कि आयरन। एंजाइम एक्टिवेट करता है जिंक और मैग्नीशियम, Zn और Mg। हार्मोन प्रोडक्शन तो ये आयोडीन करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इज द यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स बाय बॉडी सेल फोर्स, ठीक है। तो एसिमिलेशन क्या करता है, यूटिलाइज करता है एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स को बाय बॉडी सेल के लिए, ठीक है। तो एनर्जी प्रोडक्शन करता है, ग्रोथ एंड रिपेयर करता है और मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी फंक्शन को मेंटेन भी करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डाइजेटरी फंक्शन ऑफ डाइजेशन, ये यहाँ तक। और फिर आता है हमारा सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन क्या करता है, जो सर्कुलेशन होता है वो डिपेंड किस चीज़ पे होता है, ब्लड पे, ठीक है। तो ब्लड के बारे में सबसे जान लेते हैं सबसे पहले। ब्लड कौन कौन से होते हैं, WBC और RBC, ठीक है। तो ब्लड कंपोजिशन एंड फंक्शन, ए नंबर क्या है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड का कंपोजिशन यानी कि बनता कैसे है वो, ठीक है। तो ब्लड कॉन्सिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स, ब्लड जो है वो 2 मेन पार्ट्स में कंसिस्ट होता है यानी कि फॉर्म होता है। प्लाज्मा जो कि 55% होता है, तो प्लाज्मा इज पेल येलो फ्लूइड। ये प्लाज्मा क्या होता है, वो पेल येलो फ्लूइड होता है। फिर कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसमें प्लाज्मा में होता क्या क्या है वो है, तो वाटर होते हैं 90 to 20% और प्लाज्मा प्रोटीन्स कितने होते हैं, एल्ब्यूमिन और मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो एल्ब्यूमिन होते हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं। फिर ग्लोब्यूलिन होते हैं, वो प्रोवाइड इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज़ को प्रोवाइड करते हैं ग्लोब्यूलिन में, ठीक है। फाइब्रिनोजेन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है ये फाइब्रिनोजेन, ठीक है। फिर आता है हमारा न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, गैसेज एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये जो है हमारा, ये भी प्लाज्मा में होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा, एक सेकेंड, ये कॉपी डिस्टर्ब कर रहा है, सॉरी उसके लिए। पर फिर आया हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स अबाउट 45%। फिर आता है हमारा रेड ब्लड सेल जिसको RBC कहते हैं, वो कंटेन करता है हीमोग्लोबिन। क्या, जो हमारा ब्लड है वो तो जो रेड किस कारण होता है, हेमोग्लोबिन की वजह से, तो वो कंटेन करता है हीमोग्लोबिन। फिर ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। लाइफ स्पैन कितना होता है, अबाउट 120 डेज। ये जो RBC है वो कितने दिन तक जीवित रह सकता है, 120 डेज। एक जो RBC है वो मात्र 120 डे ही रहता है। फिर आता है हमारा वाइट ब्लड सेल्स, WBCs, ठीक है। तो वो क्या करता है, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। ये क्या करता है, बेसिकली इसका काम होता है कि बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ये, ठीक है। तो वो करता है। फिर प्रोवाइड इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। फिर हमारा आता है प्लेटलेट्स क्या करता है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ये जो प्लेटलेट्स है इसी के कारण जब हमको कट जाता है उंगली कहीं भी या फिर किसी भी बॉडी पार्ट अगर कट रहा है तो वो ब्लड को रोकता है। कैसे रोकता है, ये जो प्लेटलेट्स है इसी के कारण ब्लड रुकता है, वो ब्लड क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है प्लेटलेट्स। प्रिवेंट एक्सेस ब्लीडिंग, एक्सेस ब्लीडिंग को रोकता है, ठीक है। फिर फंक्शन ऑफ ब्लड के फंक्शन को देखते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल। ये जो ब्लड है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को एंड वेस्ट मटेरियल्स को, ठीक है। फिर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करता है। फिर ब्लड क्लॉटिंग करता है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब खून का थक्का बना देना, ठीक है। फिर आता है हमारा लिम्फ क्या है, तो लिम्फ कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन, लिम्फ का कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन देखते हैं, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ लिम्फ सिमिलर टू प्लाज्मा बट कंटेन्स लेस प्रोटीन। ये प्लाज्मा के ही टाइप का होता है पर ये प्रोटीन कम यूज करता है, ठीक है। और जो हमारा प्लाज्मा होता है वो ज़्यादा प्रोटीन को
कंटेन करता है, ठीक है। डज नॉट कंटेन आरबीसी, ये जो लिम्फ है वो आरबीसी को कंटेन नहीं करता है, लेता नहीं है। कंटेन डब्ल्यूबीसी मेनली लिम्फोसाइट्स, जो डब्ल्यूबीसी का टाइप होता है उसमें लिम्फोसाइट होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा मेनली लिम्फोसाइट लेता है, ठीक है। फिर आता है हमारा फंक्शन ऑफ लिम्फ, तो क्या है, रिटर्न टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड, ये रिटर्न करता है टिश्यू को फ्लूइड टू ब्लड, ठीक है। फिर एब्जॉर्ब्स फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन थ्रू लैक्टियल्स, ठीक है। फिर हमारा है प्रोवाइड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। हेल्प्स इन डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के अगेंस्ट डिफेंस करता है, यानी कि बचाव को करता है। फिर आता है हमारा ब्लड कोगुलेशन, जिसको क्लॉटिंग ऑफ ब्लड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लड कोगुलेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द ब्लड चेंज फ्रॉम लिक्विड टू अ सेमी सॉलिड स्टेज टू स्टॉप ब्लीडिंग। क्या करता है ब्लड क्लॉटिंग, क्या करता है ब्लड क्लॉटिंग जो है वो हमारा जब ब्लड निकलने लगता है तो वहाँ पे प्लेटलेट्स टूट जाती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कट जाए तो यहाँ पे टूट जाएंगी प्लेटलेट्स, तो जिसके कारण लगातार खून निकलने लगता है, बंद नहीं होता है। तो बंद कौन करता है ये जो हमारा लिपिड्स हैं और कोगुलेशन के कारण ही रुकता है। ये ऊपर से खून को ये लिम्फ जो है यहाँ पे दब जाता है और यहीं पे ना रेड रेड हो जाता है, जिसके कारण क्लॉट कर जाता है, यहाँ पे बंध जाता है, ठीक है। फिर आता है स्टेप ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के स्टेप को देखते हैं, ठीक है। तो इंजुरी कॉजेज प्लेटलेट्स टू ब्रेक एंड रिलीज क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये जो हमारा इंजरी कॉज होता है प्लेटलेट्स के कारण होता है। क्या करता है ब्रेक एंड रिलीज क्लॉटिंग फैक्टर, ब्रेक करता है एंड रिलीज करता है क्लॉटिंग फैक्टर को, ठीक है। फिर आता है प्रोथ्रोम्बिन, यही हमारा जो है वो हमारा ब्लड रोकने, ब्लड को थक्का बनाता है, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन एंड विटामिन के। फिर है थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन, ये थ्रोम्बिन जो होता है वो कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन्स में। फिर हमारा आता है फाइब्रिन फॉर्म्स अ नेटवर्क दैट ट्रांसफर्स ब्लड सेल्स, ये जो फाइब्रिन्स होते हैं वो फॉर्म अ नेटवर्क फॉर्म करता है, फिर वही जो होता है ट्रैप्स करता है ब्लड सेल्स को, ठीक है। फिर आता है ब्लड क्लॉट इज अ फॉर्म्ड ऑफ ब्लीडिंग स्टॉप्स, ये जो ब्लड क्लॉट होता है वही फॉर्म करके ब्लीडिंग स्टॉप्स बनाते हैं, ठीक है। फिर हमारा है ब्लड ग्रुप, ठीक है, जो हमारा ए बी ओ ये सब जो होता है वो है हमारा ABO सिस्टम। ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं ABO सिस्टम। ब्लड ग्रुप आर डिटरमाइंड बाय एंटीजन्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी के सरफेस पर जो प्रेजेंट एंटीजन होते हैं उन्हीं को डिटरमाइन करता है ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं, AB और O, ठीक है। एंटीजन उनमें क्या क्या होते हैं आरबीसी के, A एंड B और नन। एंटीजन इन प्लाज्मा NTB, NTA, नन और NTA एंड NTB। ये जो है A वो एंटीजन क्या रखता है A, एंटीजन इन प्लाज्मा क्या होता है NTB, ठीक है। सबका ऐसे ही होता है। फिर हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, AB जो होता है हमारा ब्लड ग्रुप वो यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, वो किसी भी ब्लड ग्रुप से ले सकता है AB, ठीक है। और जो O होता है O ब्लड ग्रुप वो सबको दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, पर O सबसे ले नहीं सकता है, वो सिर्फ O से ही लेगा, ठीक है। और AB जो है वो सबको ले सकता है, AB जो है वो सबसे ले सकता है और दे किसी को सकता है, ठीक है। फिर आता है हमारा RH फैक्टर क्या होता है, RH फैक्टर इज एन एंटीजन डी एंटीजन। RH जो फैक्टर होता है उसमें कौन सा फैक्टर होता है, एंटीजन डी एंटीजन, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ RH एंटीजन RH पॉजिटिव क्या होता है, प्रेजेंट जब RH एंटीजन प्रेजेंट हो जाता है तो उसको हम RH पॉजिटिव कहते हैं, जिसको RH और ऊपर प्लस का चिन्ह दिया जाता है तो उसको RH पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। जिसको RH इन कंपैटिबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है फिर आता है हमारा
occurs when an RH minus mother carries an RH fetus। जब एक मदर जो होती हैं, हम RH माइनस ले उनका ब्लड ग्रुप है, और कैरीज बेबी जो होता है, उनका बेबी जो प्रेगनेंसी के टाइम में स्टमक के अंदर जो होता है, वो जो है अगर वो RH पॉजिटिव है तो उस टाइम में क्या करेगा, फर्स्ट प्रेगनेंसी इज यूजुअली नॉर्मल। फर्स्ट जो प्रेगनेंसी होगा उस मदर का वो नॉर्मल होगा, पर जो अगला बेबी होगा उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। तो इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी एंटीजन डाइज, वहाँ पे मर भी सकता है, मे डिस्ट्रॉयड फीटल्स RBC एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटल्स। इसको क्या बोलेंगे, जब वो खराब हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटल्स, ठीक है। फिर कैन बी प्रिवेंटेड बाय anti-D इंजेक्शन। उन्हीं को जब वो माँ को अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करेंगे, anti-D देंगे इंजेक्शन उनको, ठीक है। फिर इसी का हम एक जान लेते हैं कि कंक्लूजन इसमें क्या निकला, ठीक है। तो ब्लड एंड लिम्फ प्ले वाइटल रोल इन ट्रांसपोर्ट। ब्लड जो होता है, ब्लड एंड लिम्फ, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्ट में, प्रोटीन के लिए, इम्यूनिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ब्लड और लिम्फ, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।